नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। वहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम केमिकल रिएक्शंस किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। मतलब दो चेंज के बेसिस पे बताया था मैंने आप लोगों को। पहला था फिजिकल चेंज और दूसरा था केमिकल चेंज, है। जिसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाती है सब्सटेंस की, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जिसमें आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके, तो जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हुई है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुई है। तो केमिकल चेंज आर नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ठीक है केमिकल रिएक्शंस होती है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो कुछ ना कुछ तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमें चेंजेस दिखाई देंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो उसके फीचर्स होंगे। हो सकता है जैसे कि मान को चलो मैंने आपको बताया कोल को हमने बर्न किया, पहले तो वो सॉलिड है ब्लैक कलर का, जैसे उसे बर्न किया तो अब तो वो ब्लैक कलर नहीं दिखाई देता, अब तो उसका कन्वर्शन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो बर्न हुआ है ना, उसका कंबशन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो काय में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। मतलब हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि कोई तो भी गैस निकल रही है उस रिएक्शन में, मतलब हमें कुछ चेंज दिखाई दिया, वहां पर चेंज दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं कि वहां क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या चेंज दिखा दिया, हमें गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ में क्या निकल रहा है, बहुत सारा टेम्परेचर, यानी बहुत सारी हीट एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना। तो वहां पर क्या निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, वो भी एक चेंज हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, यानी जो हमें आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, या फिर हम उसे कहेंगे चेंजेस, जैसे कि गैस का निकलना, जैसे कि हीट एनर्जी बाहर निकलना, यानी टेम्परेचर का कम ज्यादा होना, है ना, बढ़ना या फिर डिक्रीज होना, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो सकती है फ्रेंड्स जिसमें कलर चेंज हो जाता हो, मतलब पहले कोई कलर है, मान के चलो कोई ब्लू है, बाद में वो किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाता, चाहे व्हाइट हो या कोई और। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हो सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हो जाती है फ्रेंड्स कि मान के चलो दो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्यूबल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वो दोनों सब्सटेंस को जब मिक्स कर रहे हैं जो सॉल्यूबल है वाटर में, पता चल रहा है कि एक नया सब्सटेंस वहां बन गया, मतलब ऐसा सब्सटेंस बन गया जो वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं है, जो इनसॉल्यूबल है, जो वाटर में घुल रहा नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है। तो ऐसा भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो वहां हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस बनते हुए दिखा रहे हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, वो अलग सेपरेट हो गया, तो वो भी एक चेंज होता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो दोस्तों हम इस क्लास में इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना। उन चेंजेस के बेसिस पे उन फीचर्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, क्या हो सकते हैं वो फीचर्स, ठीक है। वो फीचर्स हो सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस निकल सकती है केमिकल रिएक्शंस में, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हर एक का मीनिंग समझेंगे। जैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेट आया, तो प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम लोग, हर एक जो भी वर्ड आ रहा है तो उसको हम लोग सही ढंग से समझेंगे, ठीक। फिर है सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज हो, ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर ये भी हो सकता है। 5 और एक लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, मतलब हमें स्टेट में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहां ऐसी भी कोई रिएक्शन हो सकती है केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज होता हो, ठीक है, स्टेट क्या होता हो, चेंज होता हो, ठीक है। इस बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ
गैस। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग समझते हैं और फिर वन बाय वन हर एक जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस की। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें गैस निकल रही है, ओके, गैस बाहर निकल रही है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सम रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस, some chemical reactions are characterized by, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती है they are characterized by evolution of gas, evolution of गैस। कहने का मतलब ये कि कुछ केमिकल रिएक्शंस है उनको हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर गैस निकल रही है मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस से हम लोग समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मतलब ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या निकल रही है? गैस निकल रही है बाहर, तो उस वो कौन से कैटेगरी में आएगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा वो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल सी रिएक्शन बताया था कि कोल है हमारे पास में, और कोल किसके प्रेजेंस में बर्न होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सबसे पहले तो हमें हीट देना पड़ता है ना, थोड़ा हीट हमें देना पड़ता है, और बाद में क्या होगा, जैसे ही एक बार बर्निंग स्टार्ट होती है तो कन्वर्जन किसमें होता है? एक गैस में, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्जन हो जाता है उस कोल का। ठीक है, और क्या निकलती है? हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर निकलती है। बहुत सारी जो हीट एनर्जी है वो क्या निकलती है? बाहर निकलती है ना। ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोल है, क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन। ऑक्सीजन अपने जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी हीट लगा रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्जन हो रहा है, और साथ में क्या निकल रही है? हीट एनर्जी। ओके, तो ये रिएक्शन है, किसका एग्जाम्पल हो गया ये? इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कार्बन कैसा रहता है, ये अपना जो कोल सॉलिड रहता है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो गैस। ठीक है, इस टॉपिक को है ना, जो लिक्विड है लिख रहे हैं हम लोग, गैस लिख रहे हैं, कहीं पर हम लोग सॉलिड लिख रहे हैं, इनको हम लोग धीरे धीरे समझने वाले हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल गई वो कैसा है? गैस। तो हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, हम लोग यही सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। फिलहाल तो मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जब किसी मेटल की और एसिड की रिएक्शन होती है, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी किसी मेटल, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जब भी किसी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो वहां पर एक गैस निकलती है, वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि जब व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद, जब जिंक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन किया है। ठीक है, ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट, ठीक है, ये डॉट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट and hydrogen gas takes place। इस रिएक्शन में क्या होती है देखते हैं हम लोग। ठीक है, जिंक मेटल को हम लोग Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया है इस चीज को। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोगों ने समझा है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब
डाइल्यूट मतलब जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और वाटर बहुत ही कम प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जिसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, वो कम रहेंगे, ठीक है। तो जब ये जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या क्या रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, यानी कि ये है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला SO4, है ना। ये कौन सा है हमारा, सल्फेट है जिंक, तो ये पूरा नाम क्या हो गया इसका, जिंक सल्फेट। प्लस कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ए गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और भी कुछ, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रॉपर क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें गैस निकल रही है, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जैसे कि आपको आयंस पहचाना, तो ठीक है, आपको पता है इसे क्या कहते हैं, सोडियम आयन। कार्बोनेट आयन किसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं ना। सल्फेट आयन SO4 डाइनेगेटिव, है ना। उसके बाद में नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, है ना। तो ये इस तरह से नाम है ना। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। प्लस जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है इसके साथ में HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 2 सोडियम है, ठीक है, ये 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। हम लोग इस क्लास में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और क्या बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज ए गैस। तो इस रिएक्शन में क्या हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, क्या गैस क्या हो रही है, निकल रही है ना। इवोल्यूशन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमें चेंज क्या दिखाई दे रहा है, गैस निकलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जब तक कि आप इससे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो सेकंड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो है चेंज इन कलर। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें कलर चेंज होते हुए दिखा रहा है, या ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग समझ जाएंगे कि वहां क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग चेंज इन कलर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मतलब कुछ यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कलर चेंज अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताऊं, जो कि आगे और भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, मतलब कॉपर सल्फेट ये एक सब्सटेंस है, ये केमिकल है, उसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन मेटल डाल दें, ठीक है, आयरन मेटल डाल दें, ठीक है, आयरन मेटल, ठीक है, और जब हम ये आयरन मेटल इसमें डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या ऑब्जर्व होता है, हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, आयरन जो होता है ये ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट जो सब्सटेंस होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। और यहाँ जो नया प्रोडक्ट बनता है वो होता है फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट प्लस कॉपर फ्रेंड्स, ठीक है, कॉपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स कॉपर और फेरस सल्फेट ये दो, ठीक है, हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट से ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो देखिए ये जो फेरस सल्फेट होता है ये होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। कॉपर कैसा होता है आपका, रेड ब्राउन कलर का होता है कॉपर, ठीक है। ये तो हम लोग देखते हैं रेड ब्राउन हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखिए ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, जो ब्लू कलर का है, जब हमने उसमें आयरन डिप किया, ठीक है, आयरन की एक प्लेट हमने डिप किया, तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि अब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड फेरस सल्फेट। तो यहाँ से हमें कैसा पता चलेगा, एक नया कंपाउंड बन रहा है, तो वो हमें कैसा ऑब्जर्व हुआ, हमें इस ग्रीन कलर से ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि पहले ब्लू कलर था अब वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और हमें ये कुछ दिखाई दे रहा है कि पहले तो ग्रे कलर का जो प्लेट था आयरन का, अभी कैसा दिख रहा है, उसमें हमें एक नया कलर दिखाई दे रहा है, वो है रेड ब्राउन। तो रेड ब्राउन कलर किसका होता है फ्रेंड्स, वो रहता है कॉपर का, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो गई, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या बन गया यहाँ पर, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, और क्या बन गया, कॉपर बन गया, कॉपर बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है, ये होता है ब्लू कलर का और ये फेरस सल्फेट होता है हमारा ग्रीन कलर का। तो चेंज इन कलर है ना, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, है ना, आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन कलर, है ना। देखिए ये केमिकल रिएक्शन हमारी होगी, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, ठीक है। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिमिलर अगर मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट की, ठीक है, कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ या फिर दूसरा हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 प्लस BaCl2, और यहाँ पर बन जाता है हम लोग जो केमिकल यहाँ पर लेते हैं वो लेते हैं H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड की, है ना। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है बेरियम सल्फेट प्लस एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन गया, और बनेगा यहाँ पर बनेगा ट्वाइस HCl, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे रिएक्टेंट थे, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। H2SO4 कैसा रहता है, इट इज अ कलरलेस। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो कैसा रहता है, जो व्हाइट कलर का रहता है, कैसा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ और एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये और एक केमिकल रिएक्शन है, ये और एक हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक में स्टडी करने वाले, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसका कलर व्हाइट रहता है, कैसा रहता है, कलर व्हाइट रहता है। तो हम इसे चेंज इन कलर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें नया सब्सटेंस मिला, ठीक है, जो कैसा दिखता है, हमें व्हाइट दिखता है, ठीक है। तो और इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हो गई, ठीक है। ओके, एक और केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास में है, ठीक है, हमारे पास में है साइट्रिक एसिड, ठीक है। ये एक साइट्रिक एसिड होता है, मतलब जो खट्टे फल होते हैं ना, है ना, जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, है ना, उसमें जैसे संतरा हो गया, है ना, संतरा साइट्रस फ्रूट हमें जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें क्या रहता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। जब ये साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन करती है, ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन होती है, और ये पोटेशियम परमैंगनेट मैंने आपको बताया है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। और इसका कलर कैसा रहता है, इट इज पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर होता है। तो दोस्तों जब साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करते हैं, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर रहता है ये पर्पल कलर रहता है। तो इनिशियली तो पर्पल कलर है हमारे पास में, लेकिन जैसे ही नया प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट कैसा रहता है, वो रहता है कलरलेस, कैसा रहता है, कलरलेस। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्या समझ में आता है
कि ये जो केमिकल रिएक्शन है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस में, चेंज इन कलर के बेसिस में, किसके बेसिस में, चेंज इन कलर के बेसिस में, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये किसका एग्जांपल है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल है, और हम इसे ये भी समझते हैं कि कलर चेंज हुआ करके, ठीक है, कलर चेंज हुआ करके, मतलब हमें तो पहले एक क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा था, है ना, एक क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो एक ऐसा सब्सटेंस बन गया जो व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम उसे भी कह सकते हैं, और साथ में इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में भी समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखिए जो प्रेसिपिटेट होता है ना उसको हम लोग पीपीटी, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग पीपीटी, है ना, यानी कि प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, सेपरेट्स आउट इन सॉल्यूशन, ठीक, मतलब जब भी वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, ये अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, हमें अलग ही दिख जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस रहते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, जिसे हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो एग्जांपल है ये किसका है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को फिर से यहाँ लिखता हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेरियम सल्फेट जो है ये क्या है, इट इज ए प्रेसिपिटेट। मैंने आपको बताया पीपीटी से हम लोग क्या करते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिपिटेट को। ये एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस यहाँ पर बन जाता है, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर रहता है ये, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट होता है ये एक व्हाइट सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और ये HCl, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो ये भी हमारा वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जब हम दो को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हम ये बेरियम सल्फेट है ये अलग ही सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि HCl कैसा रहता है, HCl वाटर में सॉल्युबल रहता है ना। तो सॉल्यूशन में ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, जब लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, जब लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर बनता है लीड आयोडाइड, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है लीड आयोडाइड। और क्या बनता है यहाँ पर, लीड आयोडाइड बनता है, और क्या बनता है यहाँ पर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। ये जो लीड आयोडाइड है ना ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट। तो चलिए देखते हैं लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है NO3 ट्वाइस, ठीक है, NO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो इसे भी हम लोगों को 2 टाइम्स लेना पड़ता है तब ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, PbI2, यानी कि लीड आयोडाइड। क्या है, लीड आयोडाइड। और क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो देखिए ये जो लीड आयोडाइड होता है ना, ये लीड आयोडाइड ये होता है प्रेसिपिटेट,
इसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है ये इनसॉल्युबल होता है और इसका जो कलर होता है ये होता है येलो। क्या होता है? उस लीड आयोडाइड का कलर येलो कलर होता है, ठीक है। और ये जो आपकी सॉल्यूशन है ये कैसे रहता है? ये कलरलेस सॉल्यूशन है ना। ये जो सॉल्यूशन आपको रहेंगे, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे है? दे आर कलरलेस, ये कलरलेस है। लेकिन जो सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस, वो कैसा है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है ना। कैसा? इनसॉल्युबल, वो सेपरेट हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट ये वाटर में सॉल्युबल रहता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स किसके हो गए? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मींस सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए अभी तक तो हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, ठीक है। ये हमारे चौथी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर में चेंजेस हमें दिखाई देगा, है ना। टेम्परेचर कैसा होता है चेंज? देखिए, या तो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है? हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा चेंज नहीं है ना, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए इनको हम लोग समझते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो हम उसे किस तरह की प्रोसेस कहेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो किस तरह की प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, 2 तरीके से, 2 टाइप्स में। एक है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम लोग किसे कहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर निकलती है, बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर निकलती है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें वो सब्सटेंस क्या करता है? बाहर की हीट एनर्जी खुद एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बाहर से जो भी हीट एनर्जी मिल रही है, सप्लाई की जा रही है, तो वो एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है, किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी बहुत बाहर निकल रही है और किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो बाहर निकलेगी अगर, तो क्या होगा? हमें गर्म फील होगा, हमें कैसा? हॉट फील होगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होता होगा तो डेफिनेटली कैसा? गर्म लगेगा हमें, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी, है ना, बाहर से, तो बाहर का जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा, यानी हमें ठंडा लगने लगेगा, है ना। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? द रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच, ठीक है, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, इवॉल्व्ड, हीट निकल जाती है ना, बाहर निकल जाती है, हीट इज इवॉल्व्ड एंड rise in temperature takes place, है ना, takes place, heat is evolved and rise in temperature takes place। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी जस्ट उल्टी है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्सो का मतलब बाहर, और एंडो का मतलब अंदर।
मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एनर्जी अंदर लेगी, है ना, जो भी सब्सटेंस होगा वो अंदर लेगा, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे हम लोग, द reactions in which heat is absorbed and fall in temperature ठीक है, टेम्परेचर में गिरावट, है ना, डिक्रीज होना, फॉल इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहाँ का टेम्परेचर कम होगा, अब उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि समझिए ये आपका कंटेनर है, मान के चलो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अंदर में आपके सब्सटेंस है, और यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है मान के चलो, तो अगर ये केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, आप कैसे पहचानोगे कि हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, अगर आपको उसे समझना है तो, ठीक है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर की क्या है, ये वॉल, इस कंटेनर की ये वॉल है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप टच करके देख सकते हो, अगर आप बाहर की जो वॉल है इसे आप टच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको फील होगा, अगर आपको हॉट फील हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हीट एनर्जी है ये क्या हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में बाहर निकल रही है, इसलिए तो वो हमें गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। ये वॉल हमें कैसे लगेगी, गर्म लगेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, वही दूसरी केस मान के चलो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो बाहर का जो वॉल है, ठीक है, वो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको ठंडा होता हुआ महसूस दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाहर से हीट एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से हीट एनर्जी ले रहा है ना, लेगा तो डेफिनेटली इधर का जो बाहर का टेम्परेचर है वो कैसा होगा, वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो आपको जो ये सरफेस है, अब ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है, जब आप उसको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा कि टेम्परेचर इसका कम हो रहा है, मतलब ठंडा महसूस होगा, इसका मतलब ठंडा महसूस हुआ मतलब इसने क्या किया, ये बाहर से एनर्जी लिया, बाहर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कम हुआ, क्यों, क्योंकि बाहर से उसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो इतना सिंपल है, इसे समझना, आप समझिए किस तरह से हम उसे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं हम लोग। जब कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही मैं ऐसा एग्जांपल आपको दूंगा जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, आप लोग कर भी सकते हो घर में ही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम, इसे हम लोग चूना कहते हैं, है ना, अगर आप पान खाते होंगे, ठीक है, या आपके घर में दादी माँ पान खाती होगी तो चूना, है ना, चूना हम लोग यूज करते हैं, घर की पोताई में भी हम लोग चूना यूज करते हैं, देखिए चूना, और जब वाटर मिक्स किया जाता है ना, चूने में जब चूने को जब वाटर में डाला जाता है तो वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, और यहाँ पर क्या होता है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, मतलब अगर किसी कंटेनर में आप लोगों ने ये दो चीज को मिक्स कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया साथ में, और जब बाहर का अगर आप जो वॉल है उसकी आप उसको टच करते हो तो आपको गर्म फील होगा, ठीक है, पहले तो गर्म नहीं था लेकिन अब गर्म फील होगा, जब दोनों को आपने ऐड किया तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई है, ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए। ओके, अच्छा मैं और कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, रेस्पिरेशन, अच्छा रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, ठीक है, पता है हमारे बॉडी में भी हीट एनर्जी बन रही है ना। चलो अच्छा ठीक है, उसको ऑब्जर्व कैसे करोगे आप लोग, कैसे फील करोगे उस हीट एनर्जी को,
देखिए एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या कीजिए, ठीक है, जो एयर है बाहर निकालिए इस तरीके से कुछ, तो आपको ठीक है थोड़ा सा हॉट फील होगा आपके हैंड्स में, है ना। तो आपको फिर वहां से समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, जो रेस्पिरेशन की हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के समय, तो वो कौन सी होती है, ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ठीक है, जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, ये क्या होता है हमारे, हम लोग एयर क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग एयर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन होती है, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या बनता है यहाँ पर कुछ हीट क्या होती है, हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, C6H12O6O2, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 6 टाइम बनता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल भी ये 6 टाइम बनता है, ठीक है। और देखिए ये 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 6 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, इस रिएक्शन में, ठीक है। ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। और किस तरह से चेक करना है मैंने आपको बताया, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको चेक करना है, तो आपको गर्म फील होगा, ठीक है। तो इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे एक प्रोसेस में आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास में आइस है, ठीक है, आपके पास में आइस है, ठीक है। जब आपने आइस क्या किया, एक, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में क्या किया, आपने आइस डाला, तो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। अभी तो ये इसका बाहर का टेम्परेचर जो, देखिए आपने ग्लास लिया तो ग्लास का नॉर्मल टेम्परेचर वही रहेगा जो अपने रूम का टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन जब आपने उसमें आइस डाला तो आपको थोड़ी देर के बाद में क्या फील होता है कि ये जो वॉल है ना, यहाँ तो आइस है, ये जो वॉल है, अब ये इसका जो टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर कैसा ऑब्जर्व होगा, डिक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व हुआ। कैसा ऑब्जर्व हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब आपको कैसा फील होगा, आपको कोल्ड, है ना। अब आपको वो ठंडा लगेगा, बाहर का जो उसका वॉल है, पहले उतना लग रहा था क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आइस है, ठीक है, आइस ने क्या किया, खुद को मेल्ट करने के लिए बाहर से एनर्जी लिया, तब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक, है ना, प्रोसेस हो गई। यहाँ पर किसी तरह का केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन कौन सी प्रोसेस हो गई है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, बाहर से क्या कर रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओके, चलिए और भी कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, ये रिएक्शन का किस में होती है, ये होती है प्लांट्स में, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, ये आपको पता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब उनको किसकी जरूरत पड़ी, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ी फ्रेंड्स। लाइट एनर्जी लेते हैं ना प्लांट्स, मतलब सनलाइट, है ना, मतलब वो क्या है, लाइट एनर्जी है। और यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और क्या बना यहाँ पर इनका, ठीक है, इनका क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, यानी इन्होंने अपना क्या बनाया, खाना, कार्बोहाइड्रेट। ये समझ लो कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है रेस्पिरेशन की, इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है काय में, इस फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है रेस्पिरेशन की रिएक्शन की, ठीक है। तो वहां तो एनर्जी क्या हो रही है, रेस्पिरेशन के केस में बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। और क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्लांट्स का खाना, है ना। और हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है ना। और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और क्या निकल रही है, हीट निकल रही है ना। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये किसका हो गया, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन स्टेट, जो कि हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मतलब सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब उसकी, ठीक है, उसका फिजिकल नेचर में चेंज आना, है ना। तो देखिए अभी तक हम लोग ने बात की कि फिजिकल नेचर में चेंज आ रहा था, हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन कुछ केमिकल ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हमें स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, हम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं, एक बार कोई चीज दूसरे में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको फिर से उसे इनिशियल कंडीशन में नहीं ला सकते, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो देखिए उसमें हम लोग ये चेंज इन स्टेट से रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स, है ना, जो मोम होता है, ठीक है, मोम जिसे हम लोग कहते हैं वैक्स। तो देखिए ये जो वैक्स होता है ना, वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं हम लोग, जो दो या दो से अदर डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। और जब भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं तो क्या बनता है, उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनता है, वाटर बनता है, और क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपको टेंथ में बहुत काम आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, समझिए इसे। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को आप बर्न करते हो, ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप उसे बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और क्या बनता है, हीट वहां से निकलती है, ठीक है। जैसे आपके घर में जैसे आप फ्यूल जलाते हो ना, एलपीजी गैस, है ना, तो एलपीजी गैस को जलाने के बाद में उसमें होता है ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो उसका कन्वर्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वाटर मॉलिक्यूल भी जो बनता है, ठीक है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और कुछ हीट एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, सॉरी कुछ नहीं बोलेंगे उसे हम, जो हमारे जिसका हम यूज हम लोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने में, है ना, फॉर कुकिंग पर्पज, ठीक है, ठीक है। तो उसमें रहती है ब्यूटेन और प्रोपेन, दो गैस रहती है एलपीजी में, ठीक है, फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन। बर्निंग ऑफ वैक्स, ये किसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं, ठीक है, ये हो गई इसकी इनिशियल कंडीशन, ठीक है, क्या हो रहा है, ये बर्न हो रहा है, ठीक है, ये इसकी फ्लेम है, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है। जब भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का क्या होता है, कंबशन होता है, बर्निंग होता है। तो अभी ये हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये ए कंडीशन है। जब हम ये हमने इसे बर्न किया, ठीक है, तो जो सेकेंड कंडीशन है वो ये इस तरह की कंडीशन हमें दिखाई देती है। मतलब कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। और आपको ये पता होगा, ठीक है, कि ये मतलब हमें ये मेल्ट होता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, ये मेल्ट, है ना। जो वैक्स है, जब हम लोग मोमबत्ती घर में जलाते हैं तो क्या होता है, हमें वो मेल्ट होता हुआ दिखा देता है, लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका साइज जो है वो छोटा होते रहता है, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है जो कि निकल जाती है, और क्या बन रहा है, वाटर, है ना, एज अ लिक्विड, है ना। तो देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट होता है, और फिर कन्वर्शन टाइम हो जाता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में, है ना। और बहुत वहाँ पर क्या होती है, हीट एनर्जी बाहर निकलते रहती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले वो सॉलिड था, लेकिन जैसे जैसे उसका बर्निंग होते रहता है वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होते रहता है, और केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर होते रहती है ना। तो यहाँ ये किसका मतलब ये किस में आ गया, चेंज इन स्टेट वाले का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। देखिए आपके पास में और है, बॉइलिंग ऑफ एग्स, है ना। घर में एग जला दो, देखिए ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होते जाता है, और उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होते जाता है, छोटा होते जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होते जाती है, वो मेल्ट होते रहता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये किसका एग्जांपल हो गया, वहाँ पर उसकी स्टेट में भी चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट हम यहाँ से कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ओके, बॉइलिंग ऑफ एग्स, बॉइलिंग ऑफ एग्स मतलब जब आप एग फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बॉईल नहीं किया, जस्ट मार्केट से लाया है, तो अंदर का भाग कैसा रहता है, वो लिक्विड रहता है ना, लिक्विड रहता है उसका पार्ट, ठीक है। और जैसे ही आप उसे बॉईल करते हो तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। बॉईल करते हो तो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। यहाँ पर भी क्या हो गया, पहले लिक्विड था, बाद में सॉलिड हो गया, लेकिन फिर से आप इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नॉट, नहीं कर सकते।
वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, वो दूसरे केमिकल में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई केमिकल रिएक्शन। तो ये भी कौन सा एग्जांपल हो गया हमारा, चेंज इन स्टेट का, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय, विच आर आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये केमिकल जब रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकल रही है, तो आप उसे किसी कंटेनर में, ठीक है, मान के चलो किसी कंटेनर में आपने क्या किया, उसे स्टोर करके रख दिया, ठीक है, किसी तरीके से आपने कंटेनर में स्टोर करके रख दिया। और क्या कर सकते हो, इस कंटेनर में आपने स्टोर कर दिया, और जब कोई फ्लेम आप जला के देखिए, और इस फ्लेम के पास, ठीक है, इसे इसका माउथ है इसे खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो यहाँ से अगर गैस जो स्टोर हुई है, अगर उसने इसको क्या कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब बुझा दिया, है ना, बुझा दिया, तो हम क्या समझ जाएंगे कि इसमें जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। या आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही है ना, तो विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमारे केमिस्ट्री में क्या रहता है, डिफरेंट अपैरेटस होते हैं, तो ग्लास के बने अपैरेटस रहते हैं, ठीक है, पाइप टाइप के भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, उस पाइप के थ्रू वो गैस यहाँ से जाएगी और उसे आप फ्लेम की तरह ले जाइए, ठीक है, फ्लेम की तरफ ले जाइए। अगर वो फ्लेम आपकी बुझ गई, है ना, एक्सटिंग्विश हो गई, समझ जाना कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है, इसलिए तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज ऑब्जर्व होता है, कुछ ना कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं, जिसके बेसिस में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ओके। तो देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, तो आपको अच्छे से ये फिर से, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया, तो आप देखिए, आप उसको फिर से रिपीट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जो कि केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ओके, चलिए, थैंक यू।